लता के दोनों बच्चे रिया और आशु शोर कर रहे हैं। लता मुश्किल से अपने दोनों बच्चों को आंखें दिखाकर चुप कराती है। फ्लाइट के पायलट का नाम अनाउंस होने ही वाला है और धड़कन एक पल को रुक जाती है और फिर थकी सी ठंडी सांस वापस निकल जाती है। उसका नाम नहीं था। पता नहीं कभी यह रुकी सांस उल्लासित होकर बाहर आएगी भी या नहीं। वापस स्थिर होकर सर पीछे को टिका दिया। जब से यहाँ वहाँ से उड़ती हुई खबर उसके कानों तक पहुँची है कि रुधर ने डोमेस्टिक एयरलाइंस ज्वाइन किया है, हर बार कैप्टन का नाम ध्यान से सुनती है कि शायद वही हो, जबकि उसे पता भी नहीं कौन सी एयरलाइंस ज्वाइन की है। एयरपोर्ट पर भी बच्चे और ट्रॉली संभालते हुए खोजी निगाहें दौड़ती रहती हैं और लगता अभी किसी तरफ से रुधर का हंसता चेहरा सामने आ जाएगा। हर सोशल नेटवर्क पर भी उसे ढूंढने की कोशिश की पर निराशा ही हाथ आई। पर क्यों, किस लिए उसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी, यह प्रश्न खुद से भी कई बार पूछ चुकी पर उत्तर कोई नहीं मिलता और अपनी बेवकूफ़ी पर हंस भी पड़ती है। रुधर का 7वीं क्लास वाला चेहरा ही सबसे पहले जहन में आता है। जब वह पहली बार उस पर इतना हंसा था, पर तब तो वो इतना रोई थी। एसएसटी के नए वर्मा सर आए थे। आते ही डस्टर पटका और रोबेली आवाज़ में सबको नोटबुक निकालने को कहा। फिर बहुत सारे प्रश्न दिए लेसन को हल करने को। सबकी कॉपियाँ जमा कर ली चेक करने के लिए। उनसे डर तो गए थे सभी, पर कितनी देर शांत रह पाते। धीरे धीरे बातें शुरू हो गई। आंचल, पूजा और लता भी सिर जोड़े नई पिक्चर की कहानी सुनने लगी, जो पिछले हफ्ते ही पूजा अपने नए जीजाजी और दीदी के साथ देख कर आई थी। अक्सर सीरियल और मूवी की स्टोरी क्लास में ऐसे ही सुनने को मिलती थी। बीच बीच में वर्मा सर के चिल्लाने की आवाज़ आती रहती, पर वे लोग तो इतना धीरे बोल रही थी। वर्मा सर शायद पीछे बैठे लड़कों पर नाराज़ हो रहे थे। अचानक जोर का एक चौक का टुकड़ा उसके सिर से टकराया। उसने सिर उठाया और सर चिल्ला पड़े, क्या गपशप चल रही है? चलो बेंच पर खड़ी हो जाओ। उसे तो काटो तो खून नहीं। आज तक कभी डांट भी नहीं पड़ी और सीधा बेंच पर खड़ी हो जाओ। वो हैरान मुंह खोले देखती रही तो सर फिर से चिल्लाए, मुंह क्या देख रही हो? स्टैंड अप ऑन द बेंच। वो सर झुकाए खड़ी हो गई और आंखों से आंसुओं की धार बंद चली। पूरा क्लास सकते में था। इसलिए नहीं कि सर चिल्ला रहे थे, इसलिए कि वह बेंच पर खड़ी थी। सारे बच्चे मुंह खोले उसे देख रहे थे। सर वापस कॉपियाँ चेक करने में लग गए थे। एक एक कॉपी चेक करते, बच्चे का नाम पुकारते, उस बच्चे को डांटते और फिर कॉपी उसकी तरफ फेंक देते। किसी ने अच्छा नहीं किया था, यह देख उसका रोना और बढ़ता जा रहा था। अब सर के सामने उसकी कॉपी थी। उनका बड़बड़ाना चालू था, कोई भी नहीं पढ़ता। किस लिए स्कूल आते हो तुम लोग? फिर माथे पर चढ़ी भरकूटी थोड़ी स्थल हुई। ये तो सही है। ये भी सही है। ओह, ये भी सही है। अब आश्चर्य का भाव था चेहरे पर। हम, क्या बात है, ये भी राइट। 15 में से 12 राइट। अब थोड़ी सी मुस्कान आई थी उनके चेहरे पर। नाम देख कर पुकारा, लता सिंह कौन है? वो चुप रही। हु इज़ लता? इस बार रुधर ने हंसते हुए कहा। सर, वो जो बेंच पर खड़ी रो रही है ना, वही है लता। ओह, सिट डाउन, सिट डाउन। ले जाओ अपनी कॉपी। गुड, यू हैव वेल डन। लता उतर तो गई थी, पर इतने अपमान के बाद कॉपी लेने नहीं गई। वर्मा सर अपनी आवाज़ को थोड़ा नरम बनाकर बोले, ले जाओ अपनी कॉपी। लता सहम कर चुपचाप अपनी कॉपी ले आई। रुधर उसको देख हंसता ही रहा। घंटी बजी और सर के जाते ही सब भाग लिए दरवाजे की तरफ। अंतिम पीरियड था। लता शर्म से सर झुकाए धीरे धीरे बढ़ रही थी कि आवाज़ आई, रोनी बिल्ली। खूनी आंखों से देखा तो रुधर और उसके 4-5 शैतान दोस्त हंस रहे थे। बस तभी लता के मन में विष बेल के बीज पड़ गए। फिर उस दिन के बाद तो रुधर कोई मौका नहीं छोड़ता उसे चिढ़ाने का। रुधर उसी की कॉलोनी में 5 घर छोड़कर रहता था। साथ खेलने वाले सारे बच्चों को पता चल गया था क्लास में लता को बेंच पर खड़े होने की सज़ा मिली थी और वह रोई थी। खेल में भी रुधर इतना तंग करता कि वह रो ही देती। लुका छिपी खेलते तो पता नहीं कहाँ छुपा रहता और फिर उसे थप्पा कर देता। बार बार उसे ही चोर बनना पड़ता। अंत में तंग आ वह रो देती। वह रुधर को गुस्से में घूरती और वह दांत दिखाता रहता। इस बार गुस्से में घूरने की बारी रुधर की थी।
जब 5th मंथली एग्ज़ाम में वह फर्स्ट आई थी और रुधर को बहुत कम नंबर मिले थे। हर शाम की तरह वह पूजा के साथ बाहर घूम रही थी। रुधर के घर के सामने से गुजरते हुए पूजा ने बताया कि आज अचानक वह रुधर के घर गई तो देखा आंटी रुधर को आंगन में दौड़ा दौड़ा कर मार रही है और बोलती जा रही है, लता लड़की होकर भी फर्स्ट आ गई, इतने अच्छे नंबर लेकर आई और तुम मुश्किल से पास हुए, अब भागते किधर हो। उस दृश्य की कल्पना कर वह दोनों हंस पड़ी। उसी वक्त रुधर घर से बाहर आ गया। दोनों अचकचा कर चुप हो गई, पर रुधर समझ गया कि वे दोनों उसी पर हंस रही थी। उसे इतने गुस्से से घूरा कि अगर किसी देव ने कभी प्रसन्न होकर उसे कोई वरदान दिए होते तो वो वहीं भस्म हो जाती। उस विषबेल पर अब पत्ते निकल आए थे। स्पोर्ट्स डे के दिन रुधर का ही बोलबाला रहता। 100 मीटर, 400 मीटर रेस, लॉन्ग जंप्स, हाई जंप्स, सब में वह ढेर सारे कैप्स जीतता। अपने लाल हो आए चेहरे से पसीना पोंछते वह उसे एक बार गर्मीली नज़र से ज़रूर देख लेता। लता मुंह घुमा लेती, बाकी सब तो रुधर रुधर का नारा लगाते रहते। उसे बधाई देने सभी लड़कियां जाती, पर वो दूर ही खड़ी रहती। रुधर तो कभी उससे बात भी नहीं करता और इतना परेशान करता कि फिर वो यूं क्यों जाए बधाई देने। विष बेल अब बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे रुधर ने श्याम को उन सब के साथ खेलना छोड़ दिया। अब वह मैदान में बड़े बच्चों के साथ क्रिकेट और फुटबॉल खेलने जाता। क्लास पर क्लास पढ़ते गए, पर स्कूल में तंग करना वैसे ही जारी रहा। रुधर की ड्राइंग बहुत अच्छी थी, जबकि उसकी कमज़ोर। फिजिक्स के ड्राइंग तो वह फिर भी कर लेती, पर बायोलॉजी के ड्राइंग में उसकी जान निकल जाती। कुछ भी ठीक से नहीं बना पाती। जब प्रैक्टिकल बुक जमा होती करेक्शन के लिए, वह सोचती बस रुधर की नज़र ना पड़े, पर रुधर किसी न किसी की बुक ढूंढने के बहाने देख ही लेता और देखकर मजाक के ऐसे ऐसे मुंह बनाता कि उसकी झुकी गर्दन शर्म से और झुक जाती। अब वह गर्ल्स कॉलेज में आ गई तो रुधर से पीछा छूटा, पर कहीं उसके तानों की इतनी आदत पड़ गई थी कि क्लास में सब सुना सुना लगता। रुधर के घर के बिल्कुल बगल में एक वालिया अंकल ट्रांसफ़र होकर आए थे। उनकी 2 बेटियां थीं। दोनों का रुधर के घर में आना जाना था। उनसे हमेशा रुधर को हंसकर बातें करते देखती तो आश्चर्य होता। उसे तो लगता था रुधर को लड़कियों से ही चिढ़ है, पर उसे क्या, जिससे मर्जी हो उससे बात करे। एक बार वालिया अंकल के यहाँ गई थी। बाहर ही उनकी बेटी निकिता मिल गई। वो उनकी सिलाइयाँ रुधर की माँ को देने जा रही थी। उसे भी कहा, चल मेरे साथ। मैं नहीं जाती रुधर के घर। क्यों? ऐसे ही। उसके यहाँ कोई लड़की भी नहीं। तो क्या हुआ? रुधर तो तुम्हारी ही क्लास में था स्कूल में, पर तुम लोग कभी बात भी नहीं करते। झगड़ा है क्या उससे? नहीं, झगड़ा क्यों होगा? अरे झगड़ा तो किसी भी बात पर हो सकता है। वैसे रुधर घर पर है नहीं, अभी अभी उसे बाहर जाते देखा है। बता ना, झगड़ा है उससे? नहीं बाबा, कोई झगड़ा नहीं। चलो चलती हूँ। निकिता की बात से बचने को वो साथ चल दी। वो हर कमरे में आंटी अंकल कहती घूमने लगी, पर आंटी कहीं नहीं थी। तुम यहीं रुको, मैं छत पर देख कर आती हूँ। वह रुधर का कमरा था। वह उसकी टेबल पर आकर उसकी किताबें उल्ट पलट कर देखने लगी। देखूं कुछ पढ़ता भी है या सब वैसे ही कोरी हैं। पहली नोटबुक जो खोली, देखा सुंदर सा एक फूल बना हुआ है। हाँ, ठीक ही सोचा था उसने, अब भी नहीं पढ़ता, यही चित्रकारी करता रहता है। पर तभी ध्यान से जो देखा तो देखा फूल के बीच में बड़ी खूबसूरती से लिखा हुआ था, लता। उसके दिल की धड़कन अचानक बढ़ गई। फिर तो जल्दी जल्दी कई नोटबुक पलट डाले और तकरीबन सब में फूल पत्ती बेल बने हुए थे और बीच बीच में लिखा हुआ था लता। एकदम से डर गई वह, पसीने से नहा गई, जल्दी से बाहर निकल आई। चेहरा लाल पड़ गया था और दिल की धड़कनें ज़ोर ज़ोर से चलने लगी। निकिता के सामने पढ़ने की हिम्मत नहीं थी उसमें। आंगन से ही आवाज़ लगाई उसने, निकिता मैं जा रही हूँ। अरे रुक, मैं बस आ गई। निकिता की आवाज़ भी उसने बाहर निकलते निकलते सुनी। घर आकर सीधा छत पर भाग गई। सांस जब थमी तो दिमाग कुछ सोचने लायक हुआ, पर वह इतना घबरा क्यों रही है? क्या अकेली लता है वो दुनिया में?
उसके कॉलेज में लड़कियां भी तो पढ़ती हैं, उनमें से ही कोई होगी या क्या पता। जिन प्रोफेसर के यहाँ ट्यूशन पढ़ने जाता है उनकी बेटी का नाम हो लता। उसका नाम कैसे हो सकता है? उसके पढ़ाई में तेज होने के कारण रुदर से तो उससे बचपन से ही नफरत करता है। सभी लड़कियों से बात करता था, एक सिर्फ उससे दूर रहता है। दूर ही नहीं, हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश। अब उसका नाम कैसे लिख सकता है? इम्पॉसिबल। उस विष बेल में अमृत धारा कैसे बह सकती है? और अगर सच में लिखा हो तो न, वह तो इतना हैंडसम है, इतना स्मार्ट, और वह कितनी छुई मुई सी है, बस किताबी कीड़ा। ना उसे तो कोई अपनी जैसी स्मार्ट लड़की ही पसंद आएगी जो जिसे चाहे मुंह पर जवाब दे दे। उसकी तो किसी को देखते ही जुबान तालू से चिपक जाती है। बेकार में सपने बुन रही है वह। यह जरूर कोई और लता है, नहीं तो क्या। अब तक वह एक बार भी नज़र उठा उसे देखता भी नहीं। इतनी सारी लड़कियों से बातें करता है सिवाय उसके। इसका मतलब वो उसे पसंद नहीं करता। हाँ, उसे तो उसके जैसा ही कोई पढ़ाकू पसंद करेगा। मोटी कांच के चश्मे वाला, चिपके बाल, पूरी बाँह की शर्ट, गले तक बंद बटन। फिर जैसे अपनी कल्पना से ही घबरा कर उठ कर लता नीचे भाग गई। अच्छा है कि माँ घर पर नहीं थी, वरना उसका बदमाश चेहरा देख पूछ ही बैठती। उसने सोफे पर लेट टीवी ऑन कर दिया। कुछ तो ध्यान बटे, पर स्क्रीन पर तो एक सुंदर सा फूल दिख रहा था जिसके अंदर लिखा था लता। घबरा कर आंखें बंद की तो पलकों में भी वही फूल मुस्कुरा उठा। उसने कुशन उठाकर जोरों से आंखों पर भींच लिया, पर इसके बाद से वह काफ़ी डर गई थी। बालकनी में खड़ी रहती और दूर से भी रुदर को आते देखती तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती और वह झट से छुप जाती। लगता जैसे सबकी नज़रें उन दोनों को ही देख रही हैं, जबकि बार बार खुद से कहती, वो फूल वाली लता कोई और है, वो तो हो ही नहीं सकती। रुदर आजकल दिखता भी कम। निकिता बताती, बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहा है। उसका मन होता कहे, ज़रा उसकी कॉपियाँ पलट कर देखो, पढ़ता है या ड्राइंग करता है। पर जब रुदर का 12वीं का रिजल्ट आया तो सब हैरान रह गए। रुदर को फर्स्ट क्लास मिला था, उसके बराबर में आ गया था वह, जो लता के पापा को शायद अच्छा नहीं लगता था। बार बार कहते, लड़कों का कुछ पता नहीं, कब पढ़ने की लगन जरा जाग जाए। माँ बहुत खुश थी, कहती चलो अच्छा हुआ। रुदर की माँ की चिंता दूर हो गई। हमेशा कहती थी, तुम्हारी तो बेटी है, वो भी इतनी तेज पढ़ने में स्मार्ट है, और रुदर तो लड़का होकर भी नहीं पढ़ता। कैसे मिलेगी उसे अच्छी नौकरी? रुदर का अच्छा रिजल्ट उसे इस शहर से भी दूर ले गया। वह बड़े शहर में पढ़ने चला गया। जाने के एक दिन पहले कई बार रुदर को उसके घर के सामने से आते जाते देखा, पर हर बार वह दीवार के ओट में छिप जाती। हिम्मत ही नहीं हुई रुदर के सामने आने की। धीरे धीरे समय सरकता गया। लता ने भी खुद को पढ़ाई में झोंक दिया, अपने भविष्य की रूपरेखा भी तय कर ली। ग्रेजुएशन के बाद कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम देगी और फिर एक बढ़िया सी नौकरी। बड़ी सी टेबल होगी फाइलों से लदी, सामने चपरासी हाथ बांधे खड़ा रहेगा। वाह, क्या रुतबा होगा उसका। पर उसे कहाँ पता था वह तो परीक्षा की तैयारियों में उलझी है, और उसके माँ पापा किसी और ही तैयारी में। यूं ही पढ़ाई से ब्रेक लेने के लिए किचन में कुछ डब्बे टटोलने आई तो बरामदे में बैठी माँ और पड़ोस वाली चाची का सवर कानों में पड़ा। अब बेटी के भाग्य हैं, और क्या, घर बैठे तुम्हें इतना अच्छा लड़का मिल गया। नेहा लता के लिए रीना चाची कह रही थी। हाँ वो तो है, हमने अभी कहाँ कुछ सोचा था। वो तो इसकी बुआ आई थी, उन्होंने ही बताया उनके पड़ोस में एक बहुत अच्छा लड़का है। अब बेटी के भाग्य हैं, और क्या। उन लोगों को बस अच्छे घर की सुंदर, संस्कारी और पढ़ने में तेज लड़की चाहिए। अरे तेज लड़की मतलब नौकरी करवाएंगे क्या? लड़का अच्छा कमाता तो है। सच कहूँ तो मैं भी ऐसे ही हैरान हो गई थी, पर सरिता जी ने जब बताया सुनकर कुछ अजीब ही लगा। उनकी होने वाली बहू पढ़ने में तेज होनी चाहिए ताकि बच्चे मेधावी हों। क्या क्या नखरे होते जा रहे हैं लड़के वालों के। पर इनकी दहेज की ज़्यादा मांग बिल्कुल नहीं है, और लता को तो दूर से बाजार में देखकर ही पसंद कर लिया। हमें तो बिना चप्पल घिसे अच्छा लड़का मिल गया। हम तो गंगा नहा लिए। ये वाक्य माँ के थे।
लता बहुत देर तक सुबकती रही। उसने अपना चेहरा तकिए में छुपा लिया। अब तो उसका पढ़ने का भी मन नहीं होता, पर मन को बहलाने का कोई दूसरा साधन भी नहीं था। नोटबुक खोलती तो बार बार रुधिर के बनाए फूल पत्ती दिखने लगते, पर खुद को ही डांट देती। पता नहीं किस लता का नाम वह लिखता रहता है, और वह दिवास्वप्न देख रही है। एग्जाम ख़त्म हो गए और उसकी शादी की तैयारियां शुरू हो गई। घर जिस तेज़ी से मेहमानों से भरने लगा, उतनी तेज़ी से ही उसके दिल में खालीपन उतरने लगा। कोई उत्साह उमंग मन में जागती ही नहीं। उसने इस जीवन की कल्पना को तो कभी नहीं की थी। उसके मन की इच्छा को भली भांति जानते हुए भी अगर माँ पापा ने उसे एक बोझ समझ दूसरे हाथ में सौंप गंगा नहा लेना चाहते हैं तो ऐसा ही सही। उसका मन इतना अवसाद से घिर चुका था। आज उसकी शादी थी और उसे पीली साड़ी पहना, आंखों में काजल लगा, एक कमरे में बिठा दिया गया था। सारे भाई बहन मेहमान चहकते हुए रंग बिरंगे कपड़ों में सजे संवरे इधर से उधर दौड़ते रहते। पल भर को हम उम्र बहनें पास आ बैठती, फिर ही करती हुई बाहर चल देती। वह चुपचाप एक चटाई पर बैठी रहती। तभी माँ की तेज आवाज़ कानों में पड़ी। अरे रुधिर की माँ, कहाँ जा रही है? खाना खा कर जाइए। कुछ दिनों से घर में सब चिल्ला चिल्ला कर बातें करते, धीरे बोलना सब भूल ही गए थे, जैसे पिछले 2 दिन से ज़्यादा करीबी लोगों का खाना लता के घर ही होता था। बस समय समय पर वे लोग कपड़े बदल कर आ जाते। बस थोड़ी देर में आती हूँ, रुधिर की ट्रेन का टाइम हो चला है। वो आने ही वाला होगा। अच्छा, रुधिर आ रहा है। आप तो कह रही थी उसकी छुट्टी नहीं। हाँ, पहले तो उसने यही कहा था, पर कल कहा कि 2 दिनों के लिए आ रहा है। बहुत अच्छा हुआ। कॉलोनी के लड़के ही काम नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? जल्दी आइए उसे साथ लेकर। यह सुनते ही लता को जैसे जोर का चक्कर आ गया। क्यों आ रहा है वो? क्यों उसके लिए सब कुछ इतना मुश्किल बना रहा है? क्या पहले ही यह रास्ता कम दुष्कर नहीं? पर रोक नहीं सकी खुद को, खिड़की पर जाकर खड़ी हुई। घंटे भर खड़े रहने के बाद जब पैर दुखने लगे, तब जाकर उसकी नज़रों के फ्रेम में एक आकृति दिखाई दी और वह घबरा कर चटाई पर आकर वापस बैठ गई और अपना चेहरा घुटनों में छुपा लिया। बरामदे में रुधिर के पदचाप के साथ उसकी आवाज़, नमस्ते आंटी जी। प्रणाम दादी, सुन रही थी। ज़रूर छोटू को ढूंढ रहा होगा, पर उसकी पदचाप तो कमरे तक आती जा रही थी और पर्दा उठाकर अंदर दाखिल हो गया। उसकी झुकी गर्दन और झुक गई लता। इतने दिनों में पहली बार रुधिर ने बिना किसी व्यंग्य के उसका नाम पुकारा, पर उसका झुका हुआ सर उठ नहीं सका। लता क्या हमेशा नाराज ही रही होगी? गीली हो आई थी रुधिर की आवाज़ और उसके आंखों से आंसुओं की धार बंद चली। ओके, नो प्रॉब्लम, इट्स फाइन, यू टेक केयर। और बहुत ही भारी थके कदमों से वह बाहर निकल गया। उसने जल्दी से सर उठा रुधिर को पुकारना चाहा, पर तब तक वह पर्दे उठा बाहर कदम रख चुका था। उसकी थमती रुलाई दुगने वेग से उमड़ पड़ी। बाहर माँ की आवाज़ सुनाई दी, आ गए बेटा, बहुत अच्छा किया। तुम लोगों को ही तो सब संभालना है, पर तुम मेरा एक काम करो, मेरा कैमरा तुम संभालो। फोटोग्राफर तो है ही, पर वो सबको पहचानता नहीं ना। तुम मेरे कैमरे से सारे करीबी लोगों की अच्छी अच्छी फ़ोटो लेना, सारे रस्मों की। हाँ, और माँ कमरे में आ गई। लता, ज़रा कपबोर्ड से कैमरा निकाल कर दो। उसने कैमरा निकाल कर माँ को थमा दी। रुधिर के हाथों में कैमरा देखना था कि बच्चों की फरमाइश शुरू हो गई। एक हमारी फ़ोटो लो ना भैया। उधर से लड़कियों का झुंड खिलखिलाता हुआ आया। भैया एक फ़ोटो हमारी भी। तभी मामियों चाचियों का ग्रुप टोकरी में कुछ सामान लिए उसके कमरे तक आता दिखा और साथ में रुधिर को हिदायत, अंदर चलो, रस्म होने वाली है, लता की अच्छी फ़ोटो ले लेना। कैमरा संभालता रुधिर लता के कमरे के अंदर दाखिल हो गया। इसके पहले भी इन चाची, मौसी, मामी, बुआ, दादी का ग्रुप उसे अक्सर घेरे रहता और अजीब अजीब से रस्म करवाता रहता। यहाँ चावल चढ़ाओ, यहाँ टीका करो। वह कठपुतली सी बनी किसी एहसास के रस्म निभाए जाती, पर आज थोड़ी सी अनकंफर्टेबल थी। पूरे समय लगता रहा जैसे रुधिर की निगाहें उस पर टिकी हुई हैं।
रस्म खत्म होते होते लता के पैर सुन पड़ गए थे। उसने उम्मीद भरी आंखों से उन लोगों की तरफ देखा, पर वे लोग खुद में ही मगन थी। अरे ये तो लाल कपड़े में बांधा जाता है, सुपारी नहीं रखी, पान के पत्ते भी चाहिए थे। क्या दीदी, अभी तो आपने बेटी की शादी की है और सब भूल गई। किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं था। एक हाथ उसकी आंखों के सामने आया। नजरें उठाई तो देखा रुधिर ने सहारे के लिए हाथ बढ़ाया है। वह उसकी आंखों का आग्रह समझ गया था। कैसे नहीं समझता, बचपन से बस आंखों की भाषा ही तो जानी है। उसका हाथ थाम उठते हुए लड़खड़ा सी गई और रुधिर ने एकदम से थाम लिया। अरे संभल के, कितना स्वाभाविक सा लग रहा है सब कुछ, जैसे कितने पुराने गहरे दोस्त हों। वो बीच में फैली विष बेल कहाँ गायब हो गई थी। औरतों का सारा ग्रुप कोई मंगल गीत गाते हुए आंगन की तरफ चला गया, कोई और रस्म निभाने, और जैसे उसे होश आ गया, अपनी पसीजती हथेली उसने रुधिर के हाथों से छुड़ा ली। अब कमरे में सिर्फ रुधिर और वह थे, और थी बड़ी ही असहज करती हुई सी चुप्पी। उसने ही चुप्पी तोड़ी। खाना खाया तुमने? हाँ। झूठ। हंसी आ गई उसे। जब से आए हो कैमरा संभाले खड़े हो। खाना कब खा लिया? फिर से एकदम सहज हो उठा सब कुछ। रुधिर भी मुस्कुरा पड़ा, फिर थोड़ा रुक कर पूछा, तुमने खाया लता? नहीं, मेरा व्रत है, मुझे कुछ भी नहीं खाना। अरे क्यों? लड़कियों को शायद पहले से ही ट्रेनिंग दी जाती है कि आदत बनी रहे, क्या पता वहाँ जाकर कुछ खाने को मिले या नहीं, या पता नहीं कब मिले। हंस दी वह, बेकार की बातें हैं सब। मैं ले आऊँ, कुछ खाओगी? भूख लगी है? नहीं, उसने ज़रा जोर से कह दिया, मानो ये थोड़ा सा एकांत पल मिला है। इसे गंवाना नहीं चाहती हो? फिर से दोनों चुप हो गए। इस बार रुधिर ने ही थोड़ी देर अपनी हथेलियों को घूरते हुए कहा, बड़ी जल्दी थी तुम्हें शादी की। उसने एक नज़र रुधिर को देखा और नज़र खिड़की से बाहर टिका दी। किसी ने कहा ही नहीं इंतज़ार करने को। कैसे कहता, वह कुछ बन तो जाता पहले। तुम कहाँ इतनी तेज टॉपर, और मैं नकारा किसी तरह पास होने वाला। कहने की रो में रुधिर भूल गया था कि इशारे में बातें हो रही थी। तुम स्कूल के, कॉलोनी के, कॉलेज के हीरो थे, एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा लता ने। मुझे सिर्फ एक का हीरो बनना था, तुम उसके हीरो थे, जरा जोर देकर कहा उसने, तो रुधिर एकदम से पूछ बैठा, सच? रुधिर के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। लता ने एक नज़र रुधिर को देखा और नज़रें खिड़की के बाहर आम के पेड़ की फुगनी पर टिका दी, जहाँ कुछ गुलाबी कोमल पत्ते उग आए थे। ऐसा ही कुछ कोमल सा उनके बीच भी उग रहा था, पर इन नवजात कोपलों की उम्र कितनी कम थी। वो पेड़ के कोपलों की तरह प्रौढ़ हरे पत्ते में बदल पाएंगे कभी? हाँ, सच। पर तुम तो पता नहीं किस लता के नाम की माला जप रहे थे। अपनी नोटबुक में उसका नाम ही लिखते रहते थे। शिकायत भरा स्वर था उसका। वाट? बुरी तरह चौंक गया वह। उसकी असहजता पर वह मुस्कुरा पड़ी। हाँ रुधिर, एक बार निकिता के साथ मैं तुम्हारे घर गई थी। देखा, नोटबुक में फूल पत्तियों के बीच किसी लता का नाम लिख रखा है। मैं देखते ही भाग आई। ये तो बहुत गलत है, यूँ चोरी चोरी किसी की किताब कॉपियाँ देखना। बैड मैनर्स। रुधिर का चेहरा लाल पड़ते जा रहा था। बोला, और मैं दूसरी किस लता को जानता हूँ? फिर एकदम से उसकी नज़रों में सीधा देखते हुए कहा, अगर ऐसा होता तो आज मैं यहाँ आता। मुझे तो जैसे ही माँ ने बताया, बस दिमाग में एक ही बात थी, मुझे यहाँ पहुँचना है हर हाल में। क्यों? कैसे? मैं कुछ नहीं जानता। 2 कपड़े बैग में डाले और सीधा स्टेशन आ गया। रात भर जाग कर टॉयलेट के पास एक रुमाल बिछाकर बैठ कर आया हूँ, और तुम कह रही हो कोई और लता होगी। दर्द से भीग आया स्वर उसका। लता की भी आंखें भर आई। अब क्या फ़ायदा रुधिर, तुमने जरा सी हिम्मत नहीं की और कोई इशारा भी नहीं किया। उल्टा मुझे हमेशा चिढ़ाते खिजाते ही रहे, और चिढ़ाने की बात से सब पिछला याद आ गया। रोष उमड़ आया। आज उसे सारा हिसाब लेना ही होगा। वह एकदम से बोल पड़ी, तुम मुझे इतना चिढ़ाते रुलाते क्यों थे? तुम्हारी अटेंशन पाने को इतना भी नहीं समझती थी पगली। हाँ, नहीं समझती थी,
और जब समझने लगी तुम दूर चले गए। निराश होकर बोली वह। पता नहीं लता, मुझे क्यों तुम हमेशा डरी सहमी सी लगती थी। लगता था तुम्हें किसी की सुरक्षा की ज़रूरत है। तुम्हें याद है, हमेशा मैं तुम्हारे पीछे आता था और किसी को आवाज़ देकर जता देता था कि मैं पीछे ही हूँ, पर तुमने कभी एक बार मुड़कर भी नहीं देखा। क्यों देखती? मैं तो डर जाती थी। अब फिर कुछ चिढ़ाओगे? बेवकूफ़ हो तुम बिल्कुल। स्कूल में और किसी लड़के ने कभी कुछ कहा, तंग किया, परेशान किया? क्योंकि सब जानते थे तुम्हें परेशान करने का हक सिर्फ मेरा है। मैं तुम्हारे काबिल बनना चाहता था, जी जान लगा दी थी मैंने पढ़ाई में। अब क्या पढ़ूंगा, सब छोड़ दूंगा। झुंझला गया वह। बेवकूफ़ी की बातें मत करो, मेरी पढ़ाई तो व्यर्थ ही गई। तुम बहुत बड़े आदमी बनना रुधर, मुझे अच्छा लगेगा। तुमने इतनी जल्दी शादी के लिए हाँ क्यों कहा लता? रुधर ने बेबसी से कहा। किसने पूछा रुधर? हम लड़कियों से कभी पूछते हैं? बता देते हैं बस। कई बार तो तुरंत बताते भी नहीं। दूसरों से पता चलता है कि उसकी शादी ठीक हो गई है। गला भर आया उसका। रुधर भी चुप हो गया। फिर शायद उसे थोड़ा सहज करने के लिए मुस्कुराता बोला, तुम तो ऊंची डाली पर लगी उस फूल के समान थी, जहाँ तक पहुँचने के लिए मैं इतनी मशक्कत कर सीढ़ी तैयार कर रहा था, और तुम बीच में ही किसी और की झोली में। आगे के शब्द रुधर ने अधूरे छोड़ दिए। अंकल जी ने बहुत अच्छा लड़का ढूंढा होगा। मस्ट बी ए गुड कैच, वरना तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा कैरियर यूं बीच में नहीं छुड़वा देते। बहुत काबिल होगा। उदासी घिर आई थी उसके लहजे में, जिसने लता को भी कहीं गहरे छू लिया। मैंने उसे नहीं देखा रुधर, मुझे बहुत डर लग रहा है। अनायास ही थरथरा आई आवाज़ उसकी। रुधर का मन हुआ उसे आगे बढ़ गले से लगाकर उसके अंदर का सारा डर सोख ले। एक आवेग सा उमड़ा, पर उसकी पीली साड़ी और मेहंदी रचे हाथ दिख गए, जो किसी और के नाम के थे, वैसे ही जड़ बन बैठा रहा। वह रुधर से लता की पहली और आखिरी आत्मीय बातचीत थी। बड़ी दीदियाँ उसे तैयार करने संवारने ले गई। रुधर भी नहीं दिखा। फिर जब स्टेज पर जयमाला के लिए सब लेकर जा रहे थे, देखा रुधर कैमरा लिए बिल्कुल सामने खड़ा है। नज़रें मिली और वहीं जम कर रह गई। एक ठेस सी उठी दिल में। अब वह किसी और के पहलू में बैठने जा रही है। उसके कदम लड़खड़ा से गए। अरे संभालो, सबको लगा भारी लहंगा पैरों में फंस गया है। स्टेज पर उसका दूल्हा बैठा था, नज़र उठाकर भी नहीं देखा उसे। अब तो सारी जिंदगी यही चेहरा देखना है, और स्टेज के नीचे खड़ा चेहरा शायद फिर कभी ना मिले देखने को। सब यंत्र मंत्र चलता रहा, पर जब कन्यादान के समय उसे माता पिता के बगल से उठाकर उस अजनबी के पास बिठाया जाने लगा, तो जैसे अंदर कुछ जोर का धड़क गया। सामने निगाहें उठाई तो पाया रुधर की नज़रें उस पर ही जमी हैं। उसने रुधर की ओर देखा और उसकी नज़रों में इतनी शिकायत, इतना उलाहना भरा था कि रुधर उसके नज़रों की ताप सह नहीं सका। उसने सर झुका कैमरा किसी और को पकड़ाया और वहाँ से चला गया, और वह एक अनजान व्यक्ति के पास बिठा दी गई। अब उसका हाथ किसी और के हाथों में सौंप दिया गया था। उसे पता था अब रुधर नहीं आएगा, और वह उसकी विदाई तक नहीं आया। लता के पापा सिर्फ लता की पढ़ाई की वजह से अपना तबादला कई बार रुकवा चुके थे। अब लता की शादी के बाद उन्होंने भी तबादला दूसरी जगह ले लिया, और रुधर भी फिर कभी नहीं मिला। प्लीज़ टाई यूर सीट बेल्ट की घोषणा से उसकी तंद्रा टूटी। बच्चों की सीट बेल्ट बांधी, उन्हें जगाया। प्लेन लैंड होने वाली थी। फिर से एयरपोर्ट पर निगाहें इधर उधर भटकने लगी थी। लता को कहाँ पता था, उसी समय देश के किसी दूसरे एयरपोर्ट पर यूं ही एक जोड़ी निगाहें उसके लिए भटक रही थी। जब से रुधर की माँ को बाया बाया किसी से पता चला था कि लता अब छुट्टियों में बच्चों को लेकर प्लेन से ही मायके आती है, उन्होंने यूं ही रुधर से एक बार पूछ लिया, तुम्हें कभी मिली लता? और आगे खुद ही जोड़ दिया, मिल भी गई तो पहचानोगे कहाँ? अब तक कितनी बदल गई होगी। रुधर ने मन ही मन कहा, माँ वो 90 साल की भी हो जाए तब भी पहचान लूँगा। उसकी आंखें और मुस्कुराहट तो नहीं बदलेंगी। और तब से स्कूल की छुट्टियां शुरू होते ही रुद्राब की नज़रें एयरपोर्ट पर किसी को ढूंढती रहती हैं। उसकी एयर होस्टेस पत्नी दिया को भी पता है
कि बचपन की अपनी फ्रेंड लता को वह ढूंढता रहता है। कभी कभी मजाक भी करती है। क्या बात है, कुछ प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं था? वाट रूवीज, वो हंस पड़ी। उन लोगों के बीच जो भी था उसे वह कोई नाम दे सकता है क्या? फिर क्यों इस तरह उसे ढूंढते रहते हो? दिया उसे थोड़ा और चिढ़ाती है। यही सवाल तो रुदर 1000 बार खुद से भी पूछता रहता है। क्यों, किस लिए? पर जवाब कोई नहीं मिलता। लेकिन हर बार वह उसका इंतज़ार करता ही रहता और शायद करता ही रहेगा जब तक उससे एक बार मुलाकात ना हो जाए।